हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनबीएस लाइब्रेरियन सिलेबस के बारे में। इसमें आपको पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक दिए हुए हैं पार्ट वाइज, यानी कि पार्ट 1 में आपको जीएस है, पार्ट 2 में आपको रीजनिंग है। इसी तरह से तो हम लोग सभी इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंडिविजुअल टॉपिक है और आपको कौन से टॉपिक को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए प्रिपरेशन करते वक्त। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का आप जब सिलेबस देखेंगे केबीएस एनबीएस का 2015 2018 में भी 2019 में जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं केबीएस एनबीएस का, वो सिलेबस जो है लाइब्रेरी साइंस का वही सिलेबस इस बार भी है। लेकिन पार्ट 1 टू पार्ट जो 5 है वहाँ पे चेंजेज हुए हैं। पार्ट 6 में मतलब सिर्फ लाइब्रेरी साइंस में चेंजेज नहीं हुए हैं, बाकी सभी के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेज हुए हैं। तो उन सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का जो टॉपिक है आप देखेंगे सिलेबस तो काफ़ी आपको वाइड सिलेबस दिखेगा, लेकिन आपको उसमें भी पहले किसको प्रेफरेंस देना है, पहले कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, फिर सेकेंड में किसको करना है, इस बात का ध्यान रखना होता है। क्योंकि आपके पास टाइम कम होते हैं तो उसी के दायरे में रह के उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अपना कंप्लीट करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम लोग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और आप कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ऐप पे हैं तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल तो पता चलता ही है। देखिए, ये जो सिलेबस है इसको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जो एनवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को पार्ट जो 1 2 3 4 5 और लाइव 6 जो है उस सभी को एक पीडीएफ में कर दिया है तो आपके सहूलियत के लिए। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऐप पे हैं, ऐप पे भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कहाँ जाना है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऐप है, जैसे ये ऐप है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉर्नर में 3 लाइन ऐसे होगा। तो 3 लाइन जो है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद स्टडी मटेरियल पर क्लिक कीजिएगा और आपको इसी का सिलेबस नहीं, एनटीए ड्यू जेके एसएसबी और भी बहुत सारे वेरियस एग्जाम का सिलेबस वहाँ पे मिल जाएंगे। और बहुत सारे जैसे कि एनवीएस एनवीएस का सिलेबस मिलेगा ही, ये केवीएस का भी मिलेगा। और इसके अलावा जैसे कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे, जैसे कि एनआईओएस का या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का या इग्नू का, इन सब मटेरियल आपको वहाँ पे पीडीएफ के रूप में है अवेलेबल। डाउनलोड आप करके अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे कोर्स अवेलेबल है। मैराथन कोर्स के नाम से है। आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर में जाकर, वहाँ से मैराथन कोर्स पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको 4000 एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो ये टेस्ट सीरीज है एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये टेस्ट सीरीज आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा, ये टेस्ट सीरीज। और इसमें एमसीक्यू डिस्कशन मिल जाएगा और इंडिविजुअल टॉपिक पर थ्योरेटिकल लेक्चर मिल जाएंगे। ये वीडियो लेक्चर है। और इसमें अगर आपको डाउट होता है क्लास करने के बाद, आप व्हाट्सएप नंबर पे या हमें ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है वहाँ से पूछ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली ये वीडियो लेक्चर इसलिए बनाया गया है क्योंकि लाइव क्लासेस में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है स्टूडेंट का, जो कि उतना मतलब फ़ायदेमंद नहीं साबित होते हैं मेरे हिसाब से। अगर बहुत बच्चों को अगर लाइव क्लासेस देखना है तो मेरे पास लाइव क्लासेस नहीं है, सभी वीडियो लेक्चर ही है। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो रहा है वो। उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में सीधे देखते हैं। देखिए, सिलेबस में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको पता होगा कि 6 पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। तो पार्ट 6 के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये 4 यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ ये 6 है। तो पार्ट 6 में क्या है कि ये लैंग्वेज टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट में 2 लैंग्वेज आपको मतलब कि कंपल्सरी है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। एक तो जनरल हिंदी और एक दूसरा जनरल इंग्लिश, और एक है थर्ड लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज। और इसमें सभी पार्ट से, यानी कि जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स के, और रीजनल लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स से। अगर आप पार्ट 6 में फेल हो जाते हैं लैंग्वेज टेस्ट में, तो आपका जो पार्ट 1 से पार्ट 5 है जिसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसका कॉपी ही चेक नहीं किया जाएगा, आपको फेल मान लिया जाएगा। तो आपको पार्ट 6 में पास होना अनिवार्य है, और इसमें 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं। यानी सभी पार्ट से, पार्ट मतलब हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनल लैंग्वेज जो है, इन तीनों से आपको 4-4 मार्क्स मिनिमम लेके आने हैं। अगर एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आते हैं तो अच्छा है, लेकिन आपको मिनिमम 4-4 मार्क्स लेके आने ही हों, तभी आपका 40%
बनेगा। पहले यही एग्जाम एनबीएस में 33% मांगा गया था पासिंग मार्क्स जो पहले हुए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 40% कर दिए गए हैं। निगेटिव मार्किंग इस सभी एग्जाम में है 1/4 है, 1/4 यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चों का, जो रीजनल लैंग्वेज है। देखिए, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों ये कंपल्सरी है, ये तो आपको लेना ही, मतलब कि वो ऑटोमेटिक मतलब कि कंसीडर हो जाएगा, उस लेना ही है आपको। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है इसमें आप मराठी, मलयालम, तेलुगु ये सब जैसी भाषाएं, आसमीज वगैरह ले सकते हैं। तो ये इसकी जो लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज का जो सिलेबस है, जनरल हिंदी का सिलेबस जैसे ही है, बस जनरल हिंदी में जो जो टॉपिक है वही टॉपिक रीजनल लैंग्वेज में वही टॉपिक पढ़ना होगा। हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन रीजनल लैंग्वेज में मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी लेता है तो उसको 2 हिंदी हो जाएंगे, 1 इंग्लिश हो जाएंगे, यानी 10 मार्क्स के 2 हिंदी पेपर आएंगे उसको, मतलब एक ही साथ आएंगे लेकिन 20 क्वेश्चन का हिंदी क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। अगर कोई स्टूडेंट रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश ले लेता है तो उसको 10 मार्क्स के हिंदी और 20 मार्क्स के इंग्लिश आएंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर आसमीज ले लेता है या तेलुगु ले लेता है या कहिए कि मलयालम ले लेता है तो इस केस में, या मराठी ले लेता है, इस केस में उसको 10 नंबर का हिंदी आएंगे, 10 नंबर का इंग्लिश आएंगे और 10 नंबर का मराठी आएंगे। अगर मराठी लिया हुआ स्टूडेंट है तो उसको 30 मार्क्स ये हो गए तीनों सब्जेक्ट। तो इस तरह से कैटेगरीज है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज में पकड़ है, आप 4 मार्क्स एटलीस्ट ला सकते हैं। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज चूज किया होगा तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर आप मराठी अगर आपने चूज कर लिया मान लीजिए और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। अगर कोलैप्स करता है मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स दोनों दो स्टूडेंट का सेम आता है और वहाँ मराठा में सीट, मतलब महाराष्ट्र में सीट खाली है और मराठी वहाँ रिक्वायरमेंट है, तो आप हिंदी बच्चों से लीड कर जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि आपको ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश तो आती ही है 2 लैंग्वेज और एक मराठी भी आती है, तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 का। देखिए, पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है, इसमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में जनरल रीजनिंग एबिलिटी है जिसमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे और 10 मार्क्स के होंगे, यानी 1 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी सिलेबस इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में बताया हुआ है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा मोटा मोटी एक पैटर्न देख लेते हैं क्या एग्जाम का पैटर्न होगा। उसके बाद 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, मतलब 10 मार्क्स टोटल होंगे। डोमेन सब्जेक्ट में आपको लाइब्रेरी यानी इन्फॉर्मेशन साइंस है मोस्टली, और ये 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 80 होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 80 नंबर के। डोमेन सब्जेक्ट में इन्होंने ABCD करके ऐसे 3-4 चीज़ें लिखी हुई है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट में लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, ग्रेजुएट लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें डिलीस वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें डिलीस वाले कि यहाँ पे बिलीस लेवल का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्रिएटिव एंड मतलब कि ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट में भी कुछ कुछ पूछे जाते हैं, वही बात यहाँ भी पूछे जाएंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड एंड पेडोलॉजी बेसिकली स्टूडेंट वो होते हैं जो बीएड वगैरह करते हैं वो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी आपसे पूछे जाएंगे। ये पोर्शन पहले भी था, जब आप KVS NVS का एग्जाम देते थे तो वहाँ भी आपको 1986 और पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई है देश में पहले आई हुई थी उनके बारे में भी, नेपलिस वगैरह के बारे में भी आपने देखा होगा कि पूछा हुआ है कई बार, जब कई ऐसे कमेटी फॉर्मेशन हुआ है लाइब्रेरी साइंस के डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने के लिए। या 1990 आई थिंक 1-2 में भी आया था एक एजुकेशन पॉलिसी, उस समय भी मतलब कि हायर एजुकेशन का सिलेबस वगैरह चेंज किया गया था, उसके बारे में भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं था कि एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, पहले भी आते थे, बस इस बार ये है कि इन्होंने सिलेबस में क्लियरली मेंशन कर दिया है। बस ऐसे मेंशन नहीं भी करते तब भी आपको पढ़ के जाना ही पड़ता है ये टॉपिक को, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक होता है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसका चेयरमैन कौन थे, कब इस फॉर्मेशन हुआ, इनकी क्या एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है न्यू, उसका क्या पैटर्न है, उसमें क्या एमलिस जो मतलब मास्टर डिग्री हटाए गए हैं, तो उसके बाद ग्रेजुएशन 4 ईयर का हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं उनका मतलब बेसिक फंडामेंटल आपके चीज़ें थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए और आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं पूरा। और मैं इसमें अगर बताऊं कि कितने मार्क्स के आ सकते हैं, ये 80 मार्क्स है टोटल डोमेन सब्जेक्ट। तो इन जो 3 जो सेक्शन है इसमें मैं 10 मार्क्स दूंगा, मैक्सिमम मैं 15 मार्क्स दे पाऊंगा। 10 मार्क्स यहाँ से आपको लाइब्रेरी साइंस से ही 70 मार्क्स होंगे और बाकी आपके
ये जो टॉपिक है NEP, और यहाँ से 3-3 क्वेश्चन हम लोग एवरेज ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी पोर्शन से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो 10 और 17 का आप इसका मतलब कि बांट सकते हैं 10 और 70 में। तो ये था आपका मोटा मोटी सिलेबस। और इसका एग्जाम का क्या होगा, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन मिलेंगे आपको, तो टोटल 3 आवर मिल रहे हैं आपको, टोटल टाइम 3 आवर मिलेंगे ये सभी क्वेश्चंस के लिए। तो टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ होंगे और 30 क्वेश्चन यहाँ होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। लेकिन पार्ट 6 सिर्फ पासिंग है, इसका मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट के बनाते समय नहीं ऐड होगा। तो आप लैंग्वेज टेस्ट में जितना ही मार्क्स लाते हैं लेकिन वो ऐड नहीं होगा, सिर्फ आपका जो सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 120 में ही होंगे। तो यहाँ पे 3 आवर हैं टोटल, और कोई भी इंडिविजुअलिटी के लिए टाइम नहीं दिया गया है। जैसे ऐसा नहीं किया गया है कि जनरल अवेयरनेस के लिए 10 मिनट दे दिए गए और सब्जेक्ट डोमेन के लिए 80 मिनट दे दिए गए, या आपको मतलब इस तरह से नहीं किया गया है। सभी को ओवरऑल 3 आवर मिलेंगे। आपको जो पोर्शन को पहले आपको बनाना है बनाइए, फिर नेक्स्ट पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम का कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक के लिए बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए डिटेल में बात करते हैं तो पार्ट 1 सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने पहले की अपेक्षा काफ़ी कम सिलेबस लिखा हुआ है। पहले देखिए एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती थी और आती भी थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, करेंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसाइज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने सिर्फ करेंट अफेयर पूछने की बात कही है। तो समझिए 10 मार्क्स के सिर्फ करेंट अफेयर पूछेंगे और एजुकेशन के फील्ड में एक करंट अफेयर पूछेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पूछ सकते हैं इसमें। इसके अलावा जितने भी देश में एजुकेशन के प्रति डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो एजुकेशन के फील्ड में जो जो अवार्ड मिल रहे हैं लोगों को वो, और जैसे करंट अफेयर होता है कि एजुकेशन में किसी को कोई अवार्ड मिला या किसी ने कोई बुक लिखा या कोई डेवलपमेंट हुई, ये सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि बुक और ऑथर को जरूर पढ़ के जाइएगा, जितने भी लेटेस्ट बुक और ऑथर 1 ईयर का एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जितने भी एजुकेशन फील्ड में अवार्ड मिले हैं उसको पढ़ के जाइएगा। जितने भी ऐसे लोगों को पद्म भूषण, पद्मश्री मिला है, या जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लिटरेचर के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सब कोई मैगजीन वगैरह है जिसके अवार्ड मिला है, बुक वगैरह है जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देख के जाना है। तो ये 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग में इन्होंने 10 टॉपिक दिया है अप्रॉक्स, और 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एवरी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछ देंगे। मुझे लगता है अगर आपको डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से है, जैसे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंटी है, असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके बाद इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस है, सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन रीजन है, एंड वेन डायग्राम है। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट जो रीजनिंग है, रीजनिंग से 10 टॉपिक हैं और 10 क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है, सभी टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना होगा। उसके बाद ICT की बात करें, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ICT का फायदा ये है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लाइब्रेरी साइंस के पोर्शन में भी 2, 4, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहाँ से भी 5 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, 8 या 9 क्वेश्चन। तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, और यहाँ भी 10 मार्क्स का फ़ायदा हो जाएगा। तो दोनों जगह आपको अच्छे से करके जाना होगा। देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर का जनरेशन क्या उनका आया, कंप्यूटर का डेवलपमेंट किसने किया, कंप्यूटर शुरू से फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली इसका डेवलपमेंट कौन किया, कब किया, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। MS ऑफिस है। MS ऑफिस में 3 चीज़ें आती है, एक MS वर्ड, एक MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। तो आपके इनके शॉर्ट की इसमें आगे लिखा भी है, कीबोर्ड शॉर्ट कट्स एंड देयर यूजेज। तो इसमें आपको कौन से की से क्या मतलब होता है ऑपरेशन, और आपको MS वर्ड मतलब कितने नंबर, कितने लाइंस होते हैं, कॉलम होते हैं, रो होते हैं, ये सब आपने MS एक्सेल में देखा होगा, MS एक्सेल में। और वर्ड में कितने नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं, कितने उसका सबसे बोल्ड जो लेटर होता है वो कितने बड़ा, सबसे बड़ा लिख सकते हैं। तो इन सब टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद एब्रीविएशन है कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म, जैसे HTTP का फुल फॉर्म क्या हो गया, TCPI का फुल फॉर्म क्या हो गया, SMPT का फुल फॉर्म क्या हो गया, लैन वैन क्या है, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वहीं मैंने बताया नेटवर्क में आपको वाइड एरिया नेटवर्क, टोपोलॉजी, बस वगैरह, वन वे कम्युनिकेशन, ये सब आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के बारे में पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक आपको 10 मार्क्स के होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों के लिए। एक तो लाइब्रेरी साइंस के भी पोर्शन में ये सभी टॉपिक हैं और यहाँ भी एक एक्स्ट्रा 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको प्रिपरेशन करते हैं तो आपको दोनों जगह इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। तो ये सब क्वेश्चंस इस पे बनेंगे। तो ये सब टॉपिक आप प्रॉपर वे में कवर करेंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में आ गया, देखिए 10 टॉपिक है जनरल इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि सभी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी से 2 पूछे जाएंगे तो कोई टॉपिक को इसमें स्किप कर दिया जाएगा। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्लोज टेस्ट है, उसके बाद आपका स्पॉटिंग द एरर है, सेंटेंस अरेंजमेंट है यानी PQRS, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। तो ये आपके टॉपिक हैं इसके। और सेम टू सेम हिंदी में भी, जैसे कि संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अन अशुद्धियाँ, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पठित गद्यांश से भी। अब बात करते हैं जो थर्ड लैंग्वेज है, जिसमें जैसे मान लीजिए मराठी किसी ने ले लिया या असमीज ले लिया, उनके लिए क्या है। तो देखिए उनके लिए बेसिकली क्या है कि ये जो टॉपिक हैं हिंदी का, यही टॉपिक सेम होंगे लेकिन वो उनके अपने लैंग्वेज में होंगे, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हम लोग ये पार्ट 6 था, पार्ट 4 था, पार्ट 5 यानी लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइब्रेरी साइंस में आपके इसमें 6 यूनिट है और हर मतलब 6 पार्ट है बेसिकली। हर पार्ट में 4-5 ऐसे यूनिट दिए हुए हैं। पहले आपको उन सब टॉपिक को प्रीफर करना है, जो मैं टिक लगाऊंगा वो आप नोट कर लीजिएगा और ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी प्रिंट आउट करा के आप उसको टिक कर लीजिएगा कौन से टॉपिक को हमें पहले प्रेफरेंस देना है। जैसे पहला टॉपिक है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, सोशल हिस्ट्री, ये सब। देखिए ये टॉपिक जो है इसमें टाइप ऑफ लाइब्रेरी ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ UGC डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है, और ये रोल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने ये दोनों टॉपिक कवर करा लिया है। और सोशल हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये भी आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें वही है कि कैसे इनिशिएट हुआ लाइब्रेरी का। जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो एंशियंट हम लोग के इंडिया की यूनिवर्सिटी थी, जो कि तोड़ दिया गया सब। तो वो सब यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी वगैरह क्या नाम है और वो उसका कब डेवलपमेंट हुआ, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक है ये सभी पढ़ लीजिएगा फर्स्ट यूनिट का। और इसमें मैंने आपको ये सारे पोर्शन करा दिए हैं। सिर्फ ये जो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर है ये मैंने नहीं कराए हैं, मैं आगे इसको करा दूंगा। नेक्स्ट है यूनिट 2, ये सभी मैराथन कोर्सेज में अवेलेबल हैं, ये सभी पर लेक्चर आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। न्यूमरेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इसमें 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों टॉपिकों। और ए डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल रेफरेंस टू द इंडिया एंड मतलब लाइब्रेरी स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड ब्रोदरा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, ये सब। और लाइब्रेरी कोऑपरेशन रिसोर्स एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये सभी टॉपिक मैंने कवर करा दिया है और ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट का जो यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है लेजिस्लेशन। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वगैरह आप याद कर लीजिएगा, जितने भी स्टेट में, जैसे 19 स्टेट ऐसे हैं जो हमारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास हो चुके हैं, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी उसी के अंडर आ जाएगा। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में ये पास हुआ था। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो था, 4 ऐसे लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था, उन सब के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है और यूट्यूब पे भी इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था डिपोजिटरी लाइब्रेरी पे। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये कॉपीराइट एक्ट मैंने अच्छा से कराया हुआ है, इसमें कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, सभी में क्या डिफरेंसेस है और कब क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको मैंने अच्छे से कराया हुआ है। तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, ये सभी टॉपिक आपको मैंने कराया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशन, इसमें सिर्फ ये टॉपिक फर्स्ट में प्रिफरेंस दीजिएगा, जिसमें लाइब्रेरी इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जैसे FID, IFLA है, LA, ILA, IGLIC, ETC, इन सब टॉपिक का। और यही यहाँ पे इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक को आप उतना ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा। पहले आप इस टॉपिक को करने के बाद ही अगर आपको टाइम मिलता है तो इनको आप हाथ लगाइएगा, यानी पढ़िएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी इथिक्स थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बाकी टॉपिक को उतना ज़्यादा वैल्यू न दीजिएगा, पढ़िएगा। मेरे कहने का मतलब है कि पहले इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, FID, IFLA वगैरह, तो उसके बाद इन सब टॉपिक को कवर कीजिएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तो सभी 3 यूनिट तक आपको इंपॉर्टेंट था, लेकिन 4th यूनिट में बहुत सारे टॉपिक छट गए, सिर्फ ये टॉपिक रहा। क्योंकि पुराने क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें।
उसके बाद प्रमोशन 5 यूनिट में प्रमोशन ऑफ, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैंने दोनों टॉपिक कराया हुआ है RRRF यूनेस्को, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। फिर यहाँ पे एक्सटेंशन एक्टिविटी में आपको मैंने कराया हुआ है, ये टॉपिक मैंने नहीं कराया हुआ है, इसको उतना ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा, बाद में इसको टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा। ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए ये है लिटरेसी पब्लिशिंग ऑफ बुक ट्रेड, और फिर ये क्या होता है पब्लिक रिलेशन एक्सटेंशन एक्टिविटी। एक्सटेंशन सर्विस मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसी से यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर आप और थोड़ा अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने आपको बताया है कि जो ऊपर वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट, पार्ट सेकेंड में है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये सब मैंने टॉपिक कराया है। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखिएगा तो कैटलॉगिंग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल। तो देखिएगा हमने कैटलॉगिंग पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये ओपेक फिलिंग रूल है ये नहीं कराया हुआ है, तो ये टॉपिक अभी बचे हुए हैं हमारे पास। नॉमरेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग ये मैंने कराया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। एंड द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन एंड द करेंट ट्रेंड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और फिर स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटलॉगिंग, तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग से इसको पढ़ना है, थोड़ा सा मतलब किस चीज़ को पढ़ना है किस चीज़ को छोड़ देना है, इस बात का आपको ध्यान रख के पढ़ना होगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कराया है, इसमें से हाफ टॉपिक और हाफ टॉपिक अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मतलब क्लासिफिकेशन एंड की बात कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, जबकि आप CC, DDC, UDC, इसके बारे में बेसिक आपको चीज़ पता होना चाहिए, नोटेशन पता होना चाहिए, और आपको स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड नॉमरेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब टॉपिक आपको, कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने कैनॉन्स ऑफ नहीं लिखा है, कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन हालांकि आगे लिखा हुआ कहीं, लेकिन अभी तक नहीं लिखा है यहाँ, तो हो सकता है नहीं भी लिखे, लेकिन आपको प्रिपरेशन करके जाना है इसमें। तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये डिज़ाइन एंड स्कीम ऑफ सब इसी में आ जाता है। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सब आपको फीचर्स में आ जाते हैं, और आपको डिटेल में कोई क्लास नंबर निकालने को नहीं बोला गया था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास नंबर कैसे बनाते हैं। PMEST जो CC के अंदर है उसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, DDC का मेन क्लास क्या है, UDC का मेन क्लासेस क्या है, ये सब मेन क्लासेस आपको याद होना चाहिए। जैसे CC का ही आपको याद होना चाहिए कि X किसका है, A किसका है, D किसका है, मतलब कि जो मेन क्लास नंबर होते हैं उसका किस सब्जेक्ट का क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है फोर्थ में, सब्जेक्ट हेडिंग एंड लिस्ट ऑफ देयर फीचर्स, ये सब आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये IT का रोल होता है इसमें। आजकल कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन है लाइब्रेरी में, तो इसी वजह से ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस, OCR, प्रिंटर, RFID यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लिख लीजिए अपने से, वहाँ नोट कर लीजिएगा। RFID जरूर पढ़ के जाइएगा, भले ही इन्होंने नहीं लिखा है सिलेबस में, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, वहीं जो मैंने ICT में देखे थे हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़ना था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वहीं सारे टॉपिक यहाँ भी हैं। ठीक है, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द, मतलब कि कंपोनेंट जितने होते हैं, जैसे CPU हो गया, LU हो गया, उसका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या मॉनिटर हो गया, इन सभी उसके कंपोनेंट है, तो उनके बारे में आपको प्रॉपर वे में पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में, जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैंने पढ़ाया है, जैसे सॉल, ग्रंथालय, ई ग्रंथालय, और फिर उसके बाद कोहा, इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। पढ़ के क्या जाना है उसमें, जैसे कि उसका डेवलपमेंट किसने किया, कब डेवलपमेंट हुआ, वो क्लाउड बेस्ड है या नहीं, कब क्लाउड बेस्ड आया, यही सब बेसिक फीचर उसके पढ़ के जाना है, कितने मॉड्यूल्स हैं ये सब। अब यहाँ पे इन्होंने सॉफ्टवेयर की बात करा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, MS-DOS, MS विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडो NT, ये सब। तो ये सब कब डेवलप हुआ, किस किस चीज़ के लिए था, ये सब आपको पढ़ के जाना है। उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, HTML वगैरह के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं। और 5 MS ऑफिस पैकेज, जो भी 5 MS ऑफिस पैकेज इन्होंने बोला है, लेकिन आप 3 भी पढ़ के जाएंगे तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं, फालतू नहीं आते हैं। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज जो है, हालांकि ये यूनिट 5 है, 5 है नहीं, मतलब कि यहाँ पे MS ऑफिस पैकेज लिखे हुए हैं तो 3 होते हैं MS ऑफिस में, ये 5 से मत कंफ्यूज होइएगा। 6 नंबर यूनिट में इन्हें लिखा है डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, उसके बारे में है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट में जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ये मतलब कि जैसे MS एक्सेस होता है, सॉल होता है, CDS IS, सॉफ्टवेयर जो है वहीं डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं लाइब्रेरी के। और DBase होता है,
फैक्स प्रो होता है। तो इन सब के बारे में बेसिक फीचर इन्होंने लिखा है, ये बेसिक फीचर आपको पढ़ के जाने हैं। सभी पूरे डिटेल में मत पढ़ने लग जाइएगा, बेसिक फीचर पढ़ के आपको सब याद कर लेना है। हाउस कीपिंग ऑपरेशन मतलब होता है कि जितने भी लाइब्रेरी के सेक्शंस हैं, जैसे एक्विजिशन सेक्शन हुआ, टेक्निकल सेक्शन हुआ, मेंटेनेंस सेक्शन हुआ, तो ये जितने भी उनके वर्क हैं, उनके वर्कलोड को कम कर देता है हाउस कीपिंग ऑपरेशन के अंदर। तो ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन वाला टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन में आपको बेसिक नेटवर्क मैंने बताया था, लैन वैन और मैन, और इसके अलावा टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, स्विचिंग पैकेज के बारे में पढ़ लीजिएगा, और इंटरनेट के बारे में। देखिए ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक यहाँ दिया है वहीं पढ़ना है, उसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, और इसमें भी यूनिट है मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये सब टॉपिक मैंने कराया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं इसके बारे में डिटेल, ये सब टॉपिक को थोड़ा सा लास्ट में देखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस कुछ लगा लीजिएगा, उतना आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और फिर रिपोर्टिंग वगैरह है, सिस्टम एनालिसिस है। सिस्टम एनालिसिस में जैसे आप स्वेट पढ़ लीजिएगा, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PERT एंड COM डिसीजन टेबल, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही किसी टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। TQM में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, और लाइब्रेरी हाउस कीपिंग में ये सब आपको देखिए ये सारे चीज़ें आ गई। स्टॉक वेरिफिकेशन, एवोल्यूशन ऑफ वीडिंग, उसके बाद सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन एंड कंट्रोल मैनेजमेंट, और आपका स्टॉक वेरिफिकेशन भी मैंने कराया है, सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस सेक्शन, टेक्निकल प्रोसेस में वही क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग आता है, और बुक ऑर्डरिंग एंड एक्विजिशन सेक्शंस। ये सभी सेक्शंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कैसे कैसे करना है, ये सब मैंने बताया हुआ है, और ये सभी आपको लाइब्रेरी हाउस कीपिंग के अंदर ही आते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया भी है, और आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो ये सब टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है और इसको कर लेना चाहिए। उसके बाद प्लानिंग में आप पॉलिसीज यानी MBO कर लीजिएगा सबसे पहले। हालांकि पकड़ना सब है आपको, लेकिन जो पहला प्रेफरेंस देना है इन टॉपिक को दे दीजिएगा। उसके बाद आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये सब लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछला वाला टॉपिक ये था, इसको आप बाद में देखिएगा, प्लानिंग और मैनेजमेंट चेंज, इसको आप नहीं भी पढ़ के जाइएगा, हालांकि पढ़ के जाना चाहिए सभी टॉपिक। थोड़ा सा इसमें देखना होगा, तो ये लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड एंड टाइप, तो क्या इसका ISO क्या नंबर है, और क्या इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी टॉपिक को उतना ज़्यादा आपको प्रेफरेंस नहीं देना है फर्स्ट में, बाद में पढ़ना है, फर्स्ट में नहीं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस में है, तो ये टॉपिक सभी मैंने कराया हुआ है, मैक्सिमम टॉपिक इसमें कराया हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहला जो टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है, ये रेफरेंस सोर्सेस। रेफरेंस सोर्सेस में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इन्फॉर्मेशन सोर्स, और जिसमें इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, पीरियोडिकल्स, थेसिस, बुक, ईयर बुक, पेटेंट, ट्रेड एंड स्टैंडर्ड मोनोग्राफ, ये सभी टॉपिक को आपको फर्स्ट में करना है। उसके बाद आपको नॉन डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन सोर्स, और फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ पे ये करना है डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉन प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल फीचर, स्कोप एंड टाइप, ये सब आपको कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे आ जाना है, यहाँ पे रेफरेंस बुक में ईयर बुक, अलमांक, एटलस, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, पीरियोडिकल्स, बिब्लियोग्राफिक, हैंडबुक कर लेना है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ सोर्स, ये सब आपको टॉपिक करने हैं। ये टॉपिक आपको मैंने 5 नंबर जो ये पार्ट है, ये यूनिट नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको एक भी यहाँ टॉपिक में छोड़ के जाइएगा, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात है रेफरेंस सर्विस। और रेफरेंस सर्विस जो CS, SDI, ये सब है, इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट वगैरह, इस टॉपिक को आप पहले कर लीजिएगा। और इसका बेसिक फंडामेंटल ये मैंने कराया हुआ है, या अपने से भी आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई टॉपिक पे जाइएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विस, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम और सर्विस में क्या क्या होते हैं, स्टडी ऑफ नेशन, इंटरनेशनल एंड कमर्शियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि इंटरनेशनल कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे एग्रिस है, आपका INIS है, तो ये सब इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस हैं। जैसे कि जो आपका एटॉमिक एनर्जी वियना में है, उसका भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जो आपका FO है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर इटली में है, तो उसको एग्रिस है उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इस तरह से जैसे हम लोग के देश में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है, जैसे कि DRDO का डेसीडॉक है, तो उसी तरह उनका भी होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे यूनाइटेड नेशन का भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो उनके बारे में आपको पढ़ने हैं। तो देखिए ये एक टीचर आपको समझा सकता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको ये नहीं पता चलेगा। सिर्फ यहाँ पे स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड कमर्शियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो बेसिकली एग्रिस हो गया, और INIS हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को का भी है, तो
वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप उसका प्रिपरेशन करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर देखा गया है क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद लाइब्रेरी यूजेज, लाइब्रेरी यूजर्स, इसमें ना आप यूजर एजुकेशन पढ़ लीजिएगा, इसके टेक्निक मेथड वगैरह कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ना ये टेक्निक ऑफ सर्वे जो होता है, इन्फॉर्मेशन सेंटर सर्वे, ये सर्वे का कौन कौन सा मेथड होता है, कौन से इजी होते हैं, कौन से थोड़ा टफ होते हैं, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इन सब टॉपिक को बाद में मतलब इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, ये सब मैंने टॉपिक कराया हुआ है अपने लाइब्रेरी एकेडमी ऐप के अंदर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अदरवाइज इसको बाद में प्रेफरेंस दीजिएगा, पहले जो मैंने बताया उसको आप प्रेफरेंस दीजिएगा। उसके बाद यूजर स्टडी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि इसमें प्रेजेंटेशन, वेबसाइट वगैरह कैसे डेवलप हुआ, कौन सा वेबसाइट फर्स्ट था, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। न्यूज लेटर, हैंडबुक, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया हूँ। आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप नोट कर लेते हैं प्रिंट आउट इसका निकाल कर कि हमको कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, तो देखिए ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट दोनों पर ध्यान देना है। उसके अलावा थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट यहाँ भी ध्यान देने हैं। और फोर्थ यूनिट में आपको सिर्फ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ यूनिट में आपको देने हैं, एक सेकंड, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन सबसे फर्स्ट में देना है। बाद में ये 5 यूनिट में दोनों पे ध्यान देना है। और 6 यूनिट को छोड़ देना है। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में ये नहीं पढ़ना है आपको, प्रेफरेंस जो देना है ये इन सब टॉपिक को देना है, ठीक है। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं ना, उसके बाद आपका 1 यूनिट 2 यूनिट आप करना है। फिर इसमें आपको करना है सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फीचर, ये पढ़ना है। उसके बाद ही कोई टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद आपको इधर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है और ये सब टॉपिक अच्छे से करना है सबसे फर्स्ट में। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर में पूरे ये पढ़ने हैं अच्छे से, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग वगैरह भी अच्छे से करने हैं। मैनेजमेंट में ये सब टॉपिक बाद में छोड़ सकते हैं, बाद में देख सकते हैं इसको, फिर ये सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक जो मैंने ये ब्लू किया है, ये टॉपिक फर्स्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा, ये सबको छोड़ दीजिएगा, बाद में पढ़िएगा इन सब टॉपिक को। हालांकि इसमें बजट इंपॉर्टेंट है, जो ये बजट है ना, बजटिंग टेक्निक एंड मेथड, पीवी और जीरो बेस्ड बजट, इसको कर लीजिएगा। बाकी ये 3 जो टॉपिक है ये सब छोड़ दीजिएगा, बाद के लिए छोड़ दीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। फिर लाइब्रेरी कीपिंग हाउस भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, 7 नंबर यूनिट जो है। इसके बाद प्लानिंग और मैनेजमेंट चेंज, ये छोड़ दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस में मैंने आपको बताया कि इसको कर लीजिएगा अच्छे से। रेफरेंस सोर्सेस कर लीजिएगा, CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, और SDI सेलेक्टिव डिसेमिनेटिव सर्विस, ये कर लीजिएगा। और आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी कर लीजिएगा। उसके बाद लाइब्रेरी यूजेज में ये सब छोड़ दीजिएगा, यूजर एजुकेशन कर लीजिएगा, यूजर स्टडी कर लीजिएगा, और उसके बाद ही कोई टॉपिक आप इसमें का जो बचा रहेगा उसके बाद कीजिएगा। तो आई थिंक आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, कौन से टॉपिक को बाद में प्रेफरेंस देना है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे कोर्सेस मैंने अपलोड किया हुआ है, और देखिए वहाँ 160 प्लस लेक्चर हैं, थ्योरेटिकल लेक्चर। तो 160 लेक्चर हैं, तो आप समझ सकते हैं इसमें के कितने टॉपिक कवर हो गए होंगे। आपको देखने से नहीं लगेगा, लेकिन बहुत मैक्सिमम टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी है कि मैंने ये टॉपिक कवर नहीं कराया है, खुद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं धीरे धीरे करा दूंगा। और इसके अलावा जो MCQ डिस्कशन चल रहा है उसका भी मैंने अपलोड करना चालू किया है, तो मैं करते रहूँगा। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो 4000 MCQ का टेस्ट सीरीज है। तो ये सभी आपको कंबाइन टेस्ट सीरीज, MCQ और थ्योरेटिकल लेक्चर टोटल मिलेंगे आपको एक साथ, तो आपका प्रिपरेशन फुली हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस का। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।